कहानी की शुरुआत चेनी नाम की एक लड़की से होती है जो बेहद बेफिक्र और सनकी स्वभाव की है। वह जो मन में आए वही कर देती है और नतीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी परेशानी है, उसे दिल की गंभीर बीमारी है। इसी कारण उसकी दादी उसे कभी भी शहर से बाहर नहीं जाने देती। उसका ज्यादातर समय एक छोटे से रेस्टोरेंट में प्याज छीलते हुए गुजरता है। कुछ समय बाद डॉक्टर एक और बुरी खबर लेकर आता है। वह बताता है कि चेनी का दिल अब लगभग जवाब दे चुका है और शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर चेनी पूरी तरह टूट जाती है। वह सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूमती रहती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है। इसी दौरान सड़क किनारे लोगों को धर्म का प्रचार कर रही एक महिला उसे रोकती है। वह दावा करती है कि दुनिया का अंत बहुत जल्द होने वाला है। यह बात सुनते ही चेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद वह दुनिया का अंत भी नहीं देख पाएगी। ये सोचकर उसका दुख और बढ़ जाता है। वह बस थोड़ा और जीना चाहती है। अपना दुख छिपाने के लिए वह अचानक एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम छीन लेती है और तुरंत खा जाती है। उसी रात एक बेघर आदमी गलती से जहरीले और गंदे पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगता है। वह दर्द से तड़पता है और उसकी पूरी शक्ल बिगड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद सांगमू नाम का एक बुजुर्ग सिटी हॉल पहुंचता है। वह शिकायत करता है कि उसके कई दोस्त एक एक करके गायब हो चुके हैं, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और उसे टाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ग्योंग हुन नाम का एक आदमी भी रिपोर्ट दर्ज कराने आता है। वह बताता है कि उसने एक ऐसी मछली देखी जो इंसान जितनी बड़ी थी। उसका मानना है कि किसी ने पानी में जहरीला केमिकल फेंका है, जिसकी वजह से मछलियों में बदलाव आ गया है। अगले कई दिनों तक ग्योंग हुन बार बार शिकायत लेकर आता रहता है, लेकिन ऑफिस के लोग उसे पागल समझने लगते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नया कर्मचारी उन जोंग उसकी बातें ध्यान से सुनता है। वह ग्योंग हुन को समझाता है कि इस मामले की जांच पहले ही हो चुकी है और वहां चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। लेकिन ग्योंग हुन इस जवाब से खुश नहीं होता और शिकायत करने की धमकी देता है। उन जोंग मजबूरी में बताता है कि वह जमीन किसी प्राइवेट मालिक की है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती। दोपहर के समय सांगमू उन जोंग को सावधान रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि लोग फिर से उसी तरह गायब हो रहे हैं जैसे 20 साल पहले हुआ था, लेकिन उन जोंग उसकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देता। बाद में सांगमू एक पुराने और सुनसान गोदाम में पहुंचता है। वह वहां बैठकर बचाकर रखा हुआ ब्रेड खाने वाला होता है कि तभी वही प्रचार करने वाली महिला वहां आ जाती है। वह फिर उसे अपने धर्म में शामिल होने के लिए कहती है और दावा करती है कि इससे उसे मुक्ति मिल जाएगी। सांगमू छिड़कर उसे वहां से भगा देता है, लेकिन अगले ही पल गोदाम के अंदर रखी चीजें अचानक हवा में तैरने लगती हैं। दूसरी तरफ चेनी अपनी दादी से पैसे मांगती है। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरी दुनिया घूमना चाहती है, लेकिन उसकी दादी उसे कहीं नहीं जाने देना चाहती। वह तो अपना पैसा दान करना ज्यादा पसंद करेंगी, लेकिन चेनी को शहर से बाहर नहीं जाने देंगी। चेनी हार नहीं मानती। वह तुरंत पैसे कमाने का नया प्लान बना लेती है। सबसे पहले वह सुपरमार्केट जाती है और कई तरह का सामान खरीदती है। इनमें 2 बड़े और तेज चाकू भी शामिल होते हैं। उसी समय उन जोंग वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर चाकुओं पर पड़ती है, उसे शक होने लगता है। कुछ देर बाद चेनी अपना सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसका पहिया टूट जाता है। वह पास रखी एक ट्रॉली लेने की कोशिश करती है, तभी उन जोंग उसे रोक देता है। वह आरोप लगाता है कि वह किसी और की चीज उठा रही है। चेनी बहस करने के बजाय वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उन जोंग को सांगमू द्वारा बताई गई सीरियल मर्डर वाली बात याद आ जाती है। उसे शक होता है कि सूटकेस के अंदर शायद किसी की लाश हो सकती है। वह चेनी से सूटकेस खोलने को कहता है, लेकिन वह लगातार मना करती रहती है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। तभी अचानक सूटकेस खुल जाता है और अंदर रखा सारा सामान हवा में बिखर जाता है। एक चाकू सीधे नीचे गिरने वाला होता है। उन जोंग तुरंत चेनी को खींचकर बचा लेता है, लेकिन उसी समय छत पर जमा पानी उसके ऊपर गिर जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसने चेनी को गलत समझा था। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन जवाब में चेनी उसे जोरदार मुक्का मार देती है। सामान वापस पैक करने के बाद चेनी उससे उसका संपर्क नंबर मांगती है और कहती है कि उसका वकील जल्द ही मुआवजे के लिए संपर्क करेगा। बाद में चेनी अपनी दोस्त रॉबिन के घर जाती है। वहां ग्योंग हुन भी मौजूद होता है। चेनी दोनों के सामने एक नया प्लान रखती है और वादा करती है कि काम पूरा होने पर दोनों को 50 लाख वॉन देगी। दोनों बिना सोचे मान जाते हैं। रॉबिन को अपना घर ठीक करवाने के लिए पैसों की जरूरत है, जबकि ग्योंग हुन अपनी माँ को जन्मदिन पर घुमाने ले जाना चाहता है। चेनी एक नकली किडनैपिंग का प्लान बनाती है। इस ड्रामे में रॉबिन और ग्योंग हुन किडनैपर बनने वाले होते हैं। तीनों एक सुनसान ग्रीन हाउस में पहुंचते हैं। कैमरे के सामने चेनी खुद को अगवा हुई लड़की दिखाती है और अपनी दादी से 50 मिलियन वॉन की फिरौती मांगती है, लेकिन प्लान के बीच में ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और कुछ ही पलों में वह वहीं गिरकर मर जाती है।
रॉबिन और ग्यंग हुन घबरा जाते हैं। वे उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उन पर अपहरण और हत्या का आरोप न लग जाए। घबराहट में वे फैसला करते हैं कि पहले चेनी की लाश को एक कबाड़ खाने में छिपा देते हैं। वह जगह पूरी तरह सुनसान होती है और वहाँ कोई कैमरा भी नहीं लगा होता। लेकिन जैसे ही वे लाश को हटाने वाले होते हैं, तभी उनजोंग वहाँ पहुंच जाता है और पूछता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। दोनों जल्दी से लाश को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनजोंग को साफ लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह ट्रॉली देखने की जिद करने लगता है। उसी समय ट्रॉली अचानक ढलान पर लुढ़क जाती है। चेनी का शरीर बाहर निकलकर सीधे एक गंदे नाले में जा गिरता है। उनजोंग तुरंत नीचे भागता है। रॉबिन और ग्योंग हुन भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे भी फिसल कर उसी नाले में गिर जाते हैं। और तभी उनजोंग को समझ आ जाता है कि ये दोनों लोग एक लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। रॉबिन और ग्योंग हुन घबराकर बार बार समझाने लगते हैं कि पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन तभी एक ऐसी बात होती है जो सबको हैरान कर देती है। चेनी का शरीर अचानक वहां से गायब हो जाता है। उधर दादी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि चेनी अब तक घर नहीं लौटी। आखिरकार वह अपने जानने वाले डिटेक्टिव जुन्मो से संपर्क करती है और उससे चेनी का पता लगाने को कहती है। जुन्मो जब चेनी के फोन की लोकेशन ट्रैक करता है तो हैरान रह जाता है। सिस्टम दिखाता है कि चेनी इस समय जेजू आइलैंड में मौजूद है। दूसरी तरफ उनजोंग को अब भी शक होता है कि रॉबिन और ग्योंग हुन के साथ कोई तीसरा आदमी भी शामिल है। वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। ग्योंग हुन घबराकर उसे रोकने दौड़ता है और जल्दी जल्दी बताने लगता है कि चेनी खुद ही मर गई थी। उनका किसी किडनैपिंग या मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कॉल पहले ही लग चुकी होती है और पुलिस पूरी बात सुन लेती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। उनजोंग दावा करता है कि उसने अपनी आंखों से इन दोनों को एक लड़की की लाश ठिकाने लगाते देखा था। लेकिन पुलिस उल्टा उसे बताती है कि जिस लड़की को वह मरा हुआ बता रहा है, वह तो अभी थोड़ी दूरी पर जिंदा खड़ी है। रॉबिन यह देखकर डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है। उसे लगता है कि वह कोई भूत देख रहा है और वहीं गिर पड़ता है। मामला और भी अजीब तब हो जाता है जब चेनी के फोन की लोकेशन फिर बदल जाती है। अब लोकेशन दिखाती है कि वह वापस शहर लौट चुकी है। चेनी के पास यह समझने का समय ही नहीं होता कि वह जिंदा कैसे हो गई। वह तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नकली किडनैपिंग वाली बात किसी को नहीं बतानी है। अब उनजोंग भी सोचने लगता है कि शायद उसने पूरे मामले को गलत समझ लिया था। आखिर में पुलिस इसे झूठी शिकायत मानकर मामला बंद कर देती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चेनी अपने दोस्तों को एक अजीब बात बताती है। उसका कहना है कि जब वह मरने के करीब थी, तब उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाया था। वहां थोड़ी दूर एक महिला कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी भाषा चेनी समझ नहीं पा रही थी। उसे आज तक समझ नहीं आता कि वह सच में मर गई थी या सिर्फ मौत के करीब पहुंची थी। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता कुछ और है। वह नहीं चाहती कि दादी को नकली किडनैपिंग की सच्चाई पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्योंग हुन और रॉबिन दोनों बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जैसे ही वह यह बात खत्म करती है, कमरे का दरवाजा खुलता है और दादी अंदर आ जाती हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। तीनों को तुरंत लगता है कि शायद दादी सब कुछ जान चुकी हैं। घबराकर वे इधर उधर छिपने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल चेनी जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को किसी पुराने जमाने में पहुंचा हुआ महसूस करती है। आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। उधर ग्योंग हुन और रॉबिन फैसला करते हैं कि अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं। वे दादी को सब कुछ बता देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि दादी उन्हें डांटती नहीं है। इसके बजाय वह गुस्से में सीधे चेनी को ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि चेनी फिर से गायब हो चुकी है। अचानक कमरे की अलमारी खुलती है और चेनी उसके अंदर से बाहर निकल आती है। रोते हुए वह दादी से लिपट जाती है और बताती है कि उसे बार बार अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। कमरे के बाहर खड़ा उनजोंग चुपचाप उनकी पूरी बातचीत सुन रहा होता है। उसी दिन बाद में मकान मालिक गुस्से में उसके घर पहुंचता है और उसे शोर मचाना बंद करने की चेतावनी देता है। उनजोंग माफी मांग लेता है और फिर अपने बिखरे हुए कमरे को देखता रहता है। कुछ देर बाद वह एक फाइल निकालता है। फाइल पर लिखा होता है प्रोडिजी प्रोजेक्ट। उसके अंदर एक अनाथालय में किए गए गुप्त मानव प्रयोगों की पूरी जानकारी दर्ज होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस लैब का गार्ड कोई और नहीं बल्कि सांगमू था। ये देखते ही उनजोंग तुरंत उस पुराने गोदाम की तरफ भागता है जहां सांगमू रहता था। लेकिन वहां उसे सिर्फ एक चर्च का पर्चा मिलता है। उधर उसी समय सांगमू एक रहस्यमयी लैब में कैद होता है। पास में रखे एक विशाल पानी के टैंक में एक डरावना जीव बंद होता है। जैसे ही सांगमू उसे देखता है, वह पहचान जाता है कि यह उसका वही दोस्त है जो काफी समय से लापता था। दूसरी तरफ घर लौटते समय उनजोंग फिर उसी जगह से गुजरता है जहां पहले उसकी चेनी से बहस हुई थी। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। उस दिन जब उसने हाथ हिलाया था तो आसपास की सारी नुकीली चीजें खुद ब खुद दीवार में जा धंसी थी और अब वह उसी ताकत का इस्तेमाल करके
टूटी हुई छत ठीक कर देता है। यहीं पता चलता है कि उनजोंग कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की शक्ति है और यह ताकत सीधे प्रोडिजी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। अब कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। कुछ अनाथ बच्चों को एक ही अनाथालय में लाया जाता है। उन्हीं बच्चों में उनजोंग भी शामिल होता है, लेकिन उस अनाथालय के अंदर एक गुप्त लैब छिपी हुई होती है। वहाँ हर बच्चे को जबरदस्ती एक रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है। इन सब के पीछे डॉक्टर हा नाम का व्यक्ति होता है। एक दिन प्रयोग के दौरान उनजोंग की शक्तियां अचानक बेकाबू हो जाती हैं और पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक लड़का आगे आता है और उसकी जान बचा लेता है। उस लड़के का पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यह देखकर उनजोंग घबरा जाता है, लेकिन लड़का शांत आवाज में बताता है कि उसके पास अमर होने की शक्ति है। असल में वह डॉक्टर हा का सबसे सफल प्रयोग होता है। उसे चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कहा जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ा धमाका पूरी लैब को उड़ा देता है। सबको लगता है कि चाइल्ड ऑफ इटर्निटी भी उसी हादसे में मर गया। बाद में जब यह साजिश दुनिया के सामने आती है, तब डॉक्टर हा को गैर कानूनी मानव प्रयोगों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सालों बाद उनजोंग की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसके पास भी अमरता जैसी शक्ति होती है। तभी उसे शक होने लगता है कि शायद चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कभी मरा ही नहीं था। उधर दादी अचानक नोटिस करती हैं कि चेनी के पैरों के सारे निशान गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी जांच के बाद हैरान रह जाता है। वह बताता है कि चेनी का दिल पूरी तरह ठीक हो चुका है। मेडिकल हिसाब से यह लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर इसे चमत्कार कहता है, लेकिन दादी खुश होने के बजाय और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। घर लौटते ही वह अनाथालय के पुराने डायरेक्टर का कार्ड निकालती है और तुरंत फोन मिलाकर जल्द जवाब देने को कहती है। अगले दिन दादी चेनी की रिकवरी की खुशी में बड़ा खाना बनाती है। इतना ही नहीं, वह उसकी यात्रा का खर्च उठाने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। चेनी को उनकी बात माननी होगी और सारे अंगूर वाले स्टिकर इकट्ठा करने होंगे। यह सुनकर चेनी खुशी से उछल पड़ती है। वह चुपचाप पूरा खाना खत्म कर देती है और अपना पहला स्टिकर हासिल कर लेती है। इसके बाद वह बार बार खुद को आईने में देखने लगती है। उसके होंठ पहले से ज्यादा लाल दिखने लगते हैं। उसका दिल भी पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होता है, लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिमाग में घूम रहा होता है। आखिर उसे बार बार वे अजीब और डरावने नजारे क्यों दिखाई दे रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और अब चेनी खुद को समझाने लगती है कि जो अजीब चीजें उसे दिखाई दे रही हैं, वो शायद उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। तभी अचानक उनजंग उसके घर पहुंच जाता है और सीधे उसे पूछता है कि वह अब तक कितनी बार मर चुकी है। चेनी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह गुस्से में कहती है कि वह बिल्कुल जिंदा है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उनजंग लगातार सवाल पूछता रहता है। वह जानना चाहता है कि क्या चेनी ने कभी प्रोडिजी प्रोजेक्ट का नाम सुना है। चेनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए उनजंग निराश होकर वहां से चला जाता है। उसी समय चेनी को याद आता है कि उसका सूटकेस और कैमरा अभी भी उस पुराने ग्रीन हाउस में पड़े हैं। रॉबिन भी उसे याद दिलाता है कि नकली किडनैपिंग वाला वीडियो अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। यह सुनते ही चेनी घबरा जाती है और तुरंत कैमरा वापस लेने निकल पड़ती है। रॉबिन को डर लगता है कि कहीं उसके साथ फिर कुछ न हो जाए, इसलिए वह ग्योंग हून को भी बुला लेता है। दूसरी तरफ उनजंग चुपचाप चेनी का पीछा कर रहा होता है। वह यह पता लगाना चाहता है कि क्या चेनी सच में मौत के बाद वापस आ जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी है कि कहीं जांच करते करते वह सच में उसे मार न दे। इसी उधेड़बुन में वह चलता रहता है। तभी चेनी उसे देख लेती है और तेजी से ग्रीन हाउस की तरफ भागती है। उनजंग भी उसके पीछे पहुंच जाता है। ग्रीन हाउस के बाहर एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला आदमी चेनी का कैमरा ढूंढ लेता है। तभी उनजंग कैमरा अपने हाथ में ले लेता है और उसमें रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखता है। वीडियो में चेनी की मौत साफ दिखाई देती है। यह देखकर उसका शक और भी मजबूत हो जाता है कि चेनी किसी तरह अमर है। उधर चेनी अभी भी कैमरा ढूंढ रही होती है ताकि सारे सबूत मिटा सके। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। तभी उनजंग अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और पूरा ग्रीन हाउस बुरी तरह हिलने लगता है। चारों तरफ टूट फूट शुरू हो जाती है। चेनी डर कर अपना सिर ढक लेती है। कुछ ही पलों में पूरा ग्रीन हाउस ढह जाता है। जब ग्योंग हून वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह उनजंग को भारी मलबा आसानी से हटाते हुए देखता है, लेकिन जब वे नीचे देखते हैं तो चेनी कहीं नजर नहीं आती। तभी उनजंग को समझ आता है कि चेनी की शक्ति अमर होने की नहीं बल्कि टेलीपोर्ट होने की है। उसी पल चेनी अचानक अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाके में चल रहे एक जहाज पर पहुंच जाती है। जहाज के लोग उसे घुसपैठिया समझ लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से चेनी समय रहते फिर से टेलीपोर्ट होकर वापस लौट आती है। ग्योंग हून अपनी आंखों से यह सब देख लेता है और पूरी तरह सन्न रह जाता है। चेनी अपनी जैकेट में बने गोली के छेद को देखती है और पहली बार मान लेती है कि यह सब कोई भ्रम नहीं है। उसके पास सचमुच एक शक्ति आ चुकी है। वह धीरे धीरे उनजंग की तरफ बढ़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनजंग बिना सोचे उसे जोर से धक्का दे देता है। चेनी कई फीट दूर जा गिरती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को रॉबिन के कमरे में पाती है। वह फिर से अपनी जैकेट का छेद देखती है और आखिर मान लेती है कि उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति आ चुकी है। रॉबिन को यह बात ज्यादा हैरान नहीं करती क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। पिछली रात उसने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन दीवार की तरफ फेंका था, लेकिन कैन सीधे दीवार को चीरते हुए निकल गया था।
था। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। वे तुरंत ग्योंग हुन के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ग्योंग हुन लगभग फर्श से चिपक गया है और हिल भी नहीं पा रहा। तभी चेनी समझ जाती है कि उन तीनों को किसी न किसी तरह की सुपर पावर मिल चुकी है, लेकिन ग्योंग हुन इसे वरदान नहीं बल्कि श्राप मानता है। वह दोनों को चेतावनी देता है कि अगर किसी को इनके बारे में पता चला तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चेनी बार बार पूछती है कि उसने ऐसा क्या देखा था जिससे वह इतना डरा हुआ है। आखिर में ग्योंग हुन बता देता है कि उसने अपनी आंखों से उनजंग को चेनी को मारने की कोशिश करते देखा था। यह सुनते ही चेनी गुस्से से भर जाती है और सीधे उनजंग के पास पहुंचती है। वह जवाब मांगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन चेनी चाहे जितना पूछे उनजंग एक शब्द भी नहीं बोलता। उधर एक अलग जगह पुलिस को कुछ लोगों के गायब होने की शिकायत मिलती है, इसलिए वे चर्च पहुंचते हैं। वहां हान नाम की एक लड़की उनका स्वागत करती है और उन्हें चर्च घुमाने लगती है। जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक शानदार इंडोर ट्रॉपिकल गार्डन दिखाई देता है, लेकिन सच ये होता है कि यह सब हान द्वारा बनाई गई एक भ्रम की दुनिया है। एक पुलिस वाला वहां रखी एक अजीब मूर्ति को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उस मूर्ति के पीछे सांगमू कैद होता है और मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है। पुलिस वालों को उसकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। कहानी फिर उनजंग के पास लौटती है। चेनी, रॉबिन और ग्योंग हुन लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं और अपनी शक्तियों के बारे में बातें करते रहते हैं। उनजंग इस सबसे बुरी तरह परेशान हो जाता है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चेनी उसका बैग पकड़ लेती है और रॉबिन जबरदस्ती उसे कार में बैठा देता है। रास्ते भर तीनों अपने अनुभव बताते रहते हैं। कोई टेलीपोर्टेशन की बात करता है तो कोई अजीब शक्तियों की। उनजंग का सिर दर्द करने लगता है। वह फिर कहता है कि उसे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें खुद ही इसका हल ढूंढना चाहिए। आखिर चेनी तंग आकर फैसला करती है कि उसे रास्ते में ही उतार देगी। तभी अचानक सामने एक पुलिस कार कंट्रोल खोकर पलट जाती है। तीनों तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि उनजंग दूर खड़ा सब देखता रहता है। वे एक पुलिस वाले को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठे दूसरे पुलिस वाले की हालत देखकर सभी चौंक जाते हैं। उसका शरीर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी सारी हड्डियां गायब हो गई हों। तभी कार में आग भी लग जाती है। ग्योंग हुन जल्दी से पानी लाने भागता है। उधर चेनी और रॉबिन कार उठाने की कोशिश करते हैं। वे गुस्से में उनजंग से पूछते हैं कि वह मदद क्यों नहीं कर रहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन आखिर वह आगे बढ़ता है। उसी समय रॉबिन की नई शक्ति जाग जाती है। वह अचानक बेहद ताकतवर बन जाता है और अकेले ही कार को उठा लेता है। चेनी तुरंत फंसे हुए पुलिस वाले को बाहर खींच लेती है। तभी ग्योंग हुन पानी लेकर लौटता है और आग बुझा देता है। इसके बाद वह घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसने अभी अभी इंसान जितनी बड़ी एक विशाल कार्प मछली देखी है। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि शहर में हो रही अजीब घटनाएं अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन अब रॉबिन अपने आप को हीरो समझकर बहुत खुश हो रहा है। उसे लग रहा है कि ग्योंग हुन फिर से बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है, लेकिन ग्योंग हुन बार बार कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। तभी दोनों के साथ कुछ बेहद अजीब होता है। अचानक रॉबिन और ग्योंग हुन कार के दरवाजे से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे उन पर कोई ताकतवर चुंबक काम कर रहा हो। इसी बीच कार में फिर से आग लग जाती है। चेनी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। मजबूर होकर वह एक बार फिर उनजोंग से मदद मांगती है। काफी अनमने मन से उनजोंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और दोनों को अलग कर देता है, लेकिन रॉबिन अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और दोबारा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। गुस्से और डर से टूट चुके ग्योंग हुन की चीख निकल जाती है। वह चिल्लाकर कहता है कि रॉबिन किसी काम का नहीं है। बस यही बात रॉबिन को अंदर तक चुभ जाती है। वह जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर छिपी ताकत फूट पड़ती है। अचानक उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह ग्योंग हुन को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसी समय उनजोंग तेजी से जलती हुई कार को दूर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड बाद कार धमाके के साथ फट जाती है। मुसीबत टलने के बाद चेनी बेहद उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि उन सभी के पास खास ताकतें हैं और अब उन्हें मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनानी चाहिए। लेकिन उनजोंग को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह साफ शब्दों में कह देता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और वहीं से रिश्ता खत्म कर देता है। बाद में उनजोंग अकेले रिकॉर्ड रूम में पहुंचता है। वहां वह पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम के नक्शे ध्यान से देखने लगता है। उसे एक बात परेशान कर रही होती है। चेनी, उसके दोस्त और वह बदला हुआ पुलिस वाला तीनों एक ही गंदे नाले के संपर्क में आए थे। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उस गंदे पानी का स्रोत सीधे उसी रहस्यमयी चर्च तक जाता है। उधर चेनी, रॉबिन और ग्योंग हुन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वे उस घायल पुलिस वाले के बारे में पूछते हैं जिसे उन्होंने बचाया था, लेकिन नर्स उन्हें हैरान कर देने वाली बात बताती है। वह कहती है कि आज किसी भी पुलिस वाले को यहाँ भर्ती नहीं किया गया। यह सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। मामला और भी अजीब तब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में भी उस एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि उस घटना से जुड़ी कोई डिस्पैच रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। ग्योंग हुन अंदाजा लगाता है कि कोई जानबूझकर इस पूरी घटना को छिपा रहा है और उन पुलिस वालों को कहीं और ले जाया गया है। उसका शक सही निकलता है। असल में उन दोनों पुलिस वालों को चर्च के लोग अपने साथ ले गए थे। इसी दौरान चेहरे पर बड़ा सा निशान लिए एक आदमी खुद उनजोंग से मिलने आता है। उसका नाम पाल हो है। वह भी उन्हीं बच्चों में से एक है
जिन पर सालों पहले गुप्त जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कुछ समय पहले हुआन ने अपनी शक्ति से ऐसा भ्रम बनाया था जिसमें सांगमू अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाया। उस बातचीत के दौरान सांगमू ने एक बड़ा राज बताया था। उसने कबूल किया कि सालों पहले लगी आग के समय उसी ने उनजोंग की जान बचाई थी। उसने यह भी बताया था कि उनजोंग अब वापस इस शहर में लौट आया है। यही बात सुनकर पाल हो चुपचाप उनजोंग का पीछा करने लगा। जांच करते करते उसे एहसास हुआ कि उनजोंग भी उसी रहस्यमयी चाइल्ड ऑफ इटर्निटी की तलाश में है। जब पाल हो उससे इस बारे में सवाल करता है तो उनजोंग कोई जवाब नहीं देता। वह ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे उनके किसी प्लान से कोई मतलब नहीं है। उसकी नजर में डॉक्टर हा सिर्फ एक पागल इंसान था जिसने मासूम बच्चों को अपनी सनक के लिए राक्षस बना दिया। लेकिन पाल हो की सोच बिल्कुल अलग है। वह डॉक्टर हा का एहसानमंद है। उसका मानना है कि उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वह कमजोर इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर बन पाया है। पाल हो उनजोंग को समझाता है कि अगर वह उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा तो हालात और खराब हो जाएंगे। लेकिन उनजोंग साफ कहता है कि नए नए वेरिएंट बनाते रहना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। इस पर पाल हो शांत रहते हुए बताता है कि वे लोग काफी समय से खराब हो चुके वेरिएंट्स को चुपचाप हटाते आ रहे हैं। शहर में जो लोग लगातार गायब हो रहे हैं उसके पीछे की असली वजह भी यही है। उनजोंग अब इस पूरे मामले से दूर रहना चाहता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसकी शांत जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। इसके बाद वह एक बैंक्वेट हॉल पहुंचता है जहां उसे एक लीगल कंसल्टेशन इवेंट की तैयारी करनी होती है। लेकिन यहाँ भी चेनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह बिना बुलाए वहां पहुंच जाती है। चेनी उन 2 पुलिस वालों का जिक्र करती है जो अचानक गायब हो गए थे। वह डरते डरते पूछती है कि कहीं उसका और उसके दोस्तों का भी वही हाल तो नहीं होगा। उनजोंग उसे बस इतना कहता है कि अगर पकड़े नहीं जाना चाहती तो चुप रहना सीखो। इसके बाद चेनी एक और सवाल पूछ बैठती है। वह जानना चाहती है कि क्या सुपर पावर की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है। उसे डर है कि अगर उसकी ताकत चली गई तो शायद वह फिर से मर जाएगी। काफी देर बाद उनजोंग सच बताता है। वह कहता है कि ऐसी शक्तियां खत्म नहीं होती। जिसे एक बार ताकत मिल जाती है वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है। इसका मतलब यह भी है कि चेनी अब दोबारा नहीं मरेगी। ये सुनते ही चेनी खुशी से उछल पड़ती है। वह रास्ते में मिलने वाले लगभग हर इंसान को यह बात बताने लगती है। उसे इतना खुश देखकर उनजोंग के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर पाल हो पर पड़ती है जो दूर से चेनी पर नजर रख रहा होता है। पाल हो हमला करने ही वाला होता है कि उनजोंग समय रहते वहां पहुंच जाता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह चेनी को फोन करता है और कहता है कि शुक्रवार को उसके साथ सिटी हॉल के इवेंट में चले। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जिसकी चेनी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह बताता है कि अब वह उसके सुपर पावर टीम में शामिल होने वाला है। उस रात चेनी खुशी खुशी सिटी हॉल पहुंचती है। वहां वह उनजोंग द्वारा तैयार की गई यूनिफॉर्म पहनती है। फिर तुरंत अपनी दादी को फोन करके बताती है कि उसे आखिरकार सरकारी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर दादी खुशी से झूम उठती हैं। लेकिन जब दादी जश्न मनाने के लिए वापस अपने रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, तो वहां कुछ अनचाहे मेहमान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होता है डॉक्टर हा। 20 साल पहले लैब में हुए धमाके के बाद अनाथालय के 3 बच्चे वहां से बच निकले थे। उनमें पाल हो और हुआन भी शामिल थे। दोनों डॉक्टर हा को अपने पिता जैसा मानते थे और उसके जेल से बाहर आने तक अपनी पहचान छिपाकर रखते रहे। कुछ समय पहले ताकतवर चेयरमैन नाम ने डॉक्टर हा को चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को ढूंढने का आदेश दिया था। उसी ने डॉक्टर हा की रिहाई का इंतजाम भी किया था। जेल से बाहर निकलते ही डॉक्टर हा सबसे पहले जुरान से मिलता है जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था। इसके बाद वह अनाथालय के पुराने डायरेक्टर तक पहुंचता है और उसे पूछता है कि चाइल्ड ऑफ इटर्निटी कहाँ छिपा हुआ है। यहीं पता चलता है कि जिन बच्चों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हुए थे उन्हें ताकतें तो मिली लेकिन साथ में खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी मिले। उन सब का इलाज सिर्फ चाइल्ड ऑफ इटर्निटी ही कर सकता था। जुरान के पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डायरेक्टर को सच बोलने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार डायरेक्टर बताता है कि इस राज को सिर्फ मैडम किम जानती हैं और मैडम किम कोई और नहीं बल्कि चेनी की दादी हैं। वह कभी अनाथालय की स्पॉन्सर्स में से एक थी। आग लगने के बाद बचे हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। डॉक्टर हा हर तरीके से दादी पर दबाव डालता है लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती हैं। तब जुरान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें मजबूर करने की कोशिश करती है। फिर भी दादी यही कहती रहती हैं कि चाइल्ड ऑफ इटर्निटी बहुत पहले मर चुका है। लेकिन डॉक्टर हा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वह बताता है कि उसने उस लड़के पर अनगिनत प्रयोग किए थे। हर बार जब वह मरता था उसका दिल दोबारा धड़कने लगता था। उसकी अमृता का यही असली राज था। उसी घटना को देखकर छोटा उनजोंग पूरी तरह बेकाबू हो गया था। उसने पूरी लैब तबाह कर दी थी और उसी वजह से 20 साल पहले वह भयानक धमाका हुआ था। अब उनजोंग भी
मानता है कि चाइल्ड ऑफ इटर्निटी इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता। अगले दिन सिटी हॉल की तरफ से सड़क सफाई अभियान रखा जाता है। चेनी अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंचती है ताकि उन जोंग की मदद कर सके। तभी एक बस वहां आकर रुकती है और उसमें से चर्च के कई लोग उतरते हैं। उन्हें देखते ही उन जोंग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत चेनी और उसके दोस्तों को एक तरफ ले जाता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है कि अपनी शक्तियों को हमेशा छिपा कर रखना। अगर गलत लोग इनके बारे में जान गए तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दोगे। इसके बाद वह तीनों को एक कमरे में भेज देता है और कहता है कि वे ध्यान से पता लगाएं कि उनकी शक्तियां आखिर किन हालात में सक्रिय होती हैं। उधर लैब में पानी के बड़े टैंक के अंदर बंद राक्षस की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसकी जीवन संकेत लगातार नीचे जा रहे होते हैं। यह देखकर डॉक्टर हा बिना देर किए आदेश देता है कि उसे खत्म कर दिया जाए। यह सब देखकर हुआन बेचैन हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर साइड इफेक्ट्स का इलाज नहीं मिला तो एक दिन डॉक्टर हा उसे भी बाकी नाकाम प्रयोगों की तरह छोड़ देगा। इसी बीच डिटेक्टिव जूनमो रेस्टोरेंट के पास लगे कैमरों की फुटेज देख रहा होता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि डॉक्टर हा ने चेनी को देखा था और उसी समय पाल हो को उसे खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन हमला होने से पहले ही चेनी अचानक हवा में गायब हो गई थी। यह देखकर दादी बुरी तरह घबरा जाती हैं। वह तुरंत चेनी को फोन करती हैं और घर वापस आने को कहती हैं, लेकिन चेनी का सिग्नल बार बार टूट रहा होता है क्योंकि वह अपनी शक्ति की प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग देशों में टेलीपोर्ट हो रही होती है। चिंता में दादी असली जुनमो से संपर्क करती हैं। तभी पता चलता है कि जो आदमी अब तक उनके सामने था वह असली जुनमो था ही नहीं, वह हुआन का बनाया हुआ जाल था। हुआन का असली मकसद सिर्फ एक था, चाइल्ड ऑफ इटर्निटी का पता लगाना। कुछ देर बाद हुआन अपनी शक्ति से ऐसा डरावना भ्रम पैदा करती है जो किसी नर्क से कम नहीं लगता। वह चाहती है कि दादी डरकर सच बोल दें, लेकिन दादी बिल्कुल नहीं घबराती। जाने से पहले हुआन उन्हें चेतावनी देती है। वह कहती है कि कम से कम उस लड़के की लाश तो ढूंढ लो, नहीं तो अगली बार तुम्हें सचमुच जीते जी नर्क का सामना करना पड़ेगा। उधर उन जोंग अपनी टीम के साथ शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका होता है। तभी कल्ट लीडर सबके सामने ऐलान करता है कि पाल हो ने आदेश दिया है कि यहाँ मौजूद सारा कचरा साफ कर दिया जाए, लेकिन उसकी बात का असली मतलब कुछ और होता है। आज वही दिन है जिस दिन उन जोंग को मार दिया जाना है। जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, आसपास खड़ी सारी कबाड़ कारें अचानक हवा में उठने लगती हैं। ये देखकर उन जोंग तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल करता है और उड़ती हुई गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है। उसी पल उसका और पाल हो का जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी बीच चेनी गलती से सीधे उसी खतरनाक लड़ाई के बीच टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है। पहले तो वह खुशी से उन जोंग की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि यहाँ हालात कितने खतरनाक हैं। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब वह रॉबिन को भी वहाँ ले आती है। चेनी तुरंत सबको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी टेलीपोर्ट करने वाली ताकत काम ही नहीं करती। तभी और भी कारें आसमान में उठने लगती हैं। इतना डरावना नजारा देखकर रॉबिन बुरी तरह घबरा जाता है। चेनी उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाती है और कहती है कि रोना बंद करो और कोई तरीका सोचो। उधर उन जोंग गिरती हुई गाड़ियों को रोकने में पूरी ताकत लगा रहा होता है। तभी चेनी दौड़कर उसके सामने आ जाती है और उसकी जगह जानलेवा चोट खा लेती है। पाल हो को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रॉबिन अचानक करीब 10 टन भारी बस को उठाकर जोर से दूर फेंक देता है। ये देखकर पाल हो हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह मोटा और बेकार दिखने वाला लड़का इतनी खतरनाक ताकत छिपा कर बैठा था। सबसे अजीब बात यह होती है कि पाल हो की शक्ति रॉबिन पर बिल्कुल असर नहीं करती। रॉबिन को समझ नहीं आता कि पाल हो बार बार ताली क्यों बजा रहा है। वह भी उसी ताल में शामिल हो जाता है और उसके साथ वी विल रॉक यू की बीट बनाने लगता है। दूसरी तरफ चेनी और उन जोंग टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ खूबसूरत ऑनरोरा दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन चेनी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसे बचाने के लिए उन जोंग घबराकर CPR देना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि चेनी का कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगती है और तभी एक चमत्कार हो जाता है। चेनी फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन जोंग खुद थकान से बेहोश होकर गिर पड़ता है। चेनी उसे जल्दी से उसके फ्लैट में वापस ले आती है। रॉबिन भी उसकी चोटों का इलाज करने में मदद करता है। उसे कपड़े बदलाते समय वे लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि उसके पूरे शरीर पर अनगिनत पुराने घावों के निशान मौजूद हैं। तभी चेनी उसके चेहरे से गंदगी साफ कर रही होती है कि अचानक कमरे की हर चीज हवा में तैरने लगती है। उन जोंग उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। साफ पता चलता है कि वह किसी पुराने दर्दनाक सपने में फंसा हुआ है। बाद में चेनी उसके लिए जरूरी सामान लेने अपने घर जाती है। वह उसके फ्लैट की अच्छी तरह सफाई करती है और शोर कम करने के लिए साउंड प्रूफ पैड भी लगा देती है। जब उन जोंग की आंख खुलती है और वह यह सब देखता है तो अंदर ही अंदर बहुत भावुक हो जाता है। अगली सुबह चेनी, रॉबिन और ग्योंग हुन जल्दी सिटी हॉल पहुंच जाते हैं। वे उन जोंग का इंतजार करते हुए लगातार पूछते रहते हैं कि उन खतरनाक वेरिएंट से कैसे लड़ा जा सकता है। उन जोंग साफ कह देता है कि अभी की हालत में वे लोग उन
दुश्मनों के सामने टिक भी नहीं सकते। इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह खुद सबकी ट्रेनिंग करेगा और उनकी शक्तियों के पीछे छिपे ट्रिगर का पता लगाएगा। उसी समय चेनी की नजर एक कॉकरोच पर पड़ जाती है और वह डर कर उछल पड़ती है। ठीक उसी पल उन जोंग को अपनी आंखों के सामने ढेर सारी ट्रॉपिकल मछलियां दिखाई देने लगती हैं और उसका दिमाग सीधे बचपन की यादों में पहुंच जाता है। उसे याद आता है कि हुआन अक्सर अपनी शक्तियों से उसके सामने सुंदर पानी की दुनिया बना देती थी ताकि उसका दर्द कम हो सके। कुछ देर बाद हुआन खुद वहां पहुंच जाती है। वह पूछती है कि उन जोंग आखिर हर दिन इन बेवकूफ लोगों के साथ समय क्यों बर्बाद कर रहा है। वह उसे वापस डॉक्टर हा के पास लौटने के लिए कहती है, लेकिन उन जोंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह डॉक्टर हा जैसे राक्षस का साथ कभी नहीं देगा। हालात बिगड़ते देख वह अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल करके हुआन को काबू में कर लेता है। तभी उसके सामने दिख रहे भ्रम भी गायब हो जाते हैं। उस रात उन जोंग चेनी को चाइल्ड ऑफ इटर्निटी का राज बताता है। वह समझाता है कि उस लड़के का दिल कभी धड़कना बंद नहीं करता था। फिर वह एक और चौंकाने वाली बात बताता है। चेनी की दादी उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने 20 साल पहले हुए उस प्रयोग को फंड किया था। इसी वजह से उसे शक है कि चेनी के शरीर में लगाया गया दिल शायद उसी चाइल्ड ऑफ इटर्निटी का हो सकता है। यह सुनकर चेनी पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह तुरंत घर पहुंचती है और दादी से पूछती है कि 7 साल की उम्र में उसकी कौन सी सर्जरी हुई थी। दादी समझ जाती हैं कि अब सच छिपाना संभव नहीं है। आखिरकार वह सब कुछ बता देती है। 20 साल पहले चाइल्ड ऑफ इटर्निटी पर बड़े पत्थर गिर गए थे। उसका आधा दिमाग नष्ट हो चुका था। उस हालत में उसके दोबारा जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए दादी ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। उन्होंने उसका दिल निकालकर चेनी के शरीर में ट्रांसप्लांट करवा दिया। ये सच सुनकर चेनी अंदर से टूट जाती है। वह यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसकी जिंदगी इतने सारे मासूम बच्चों की कुर्बानी पर टिकी हुई है। दुख में डूबी हुई वह अकेले सड़कों पर भटकती रहती है और बार बार माफी मांगती रहती है। उन जोंग चुपचाप उसके पीछे चलता है और हर समय उसकी सुरक्षा करता रहता है। अगले कुछ दिनों तक चेनी रॉबिन के घर रहती है। फिर एक दिन वह हिम्मत जुटाकर उन जोंग से मिलने जाती है और दिल से माफी मांगती है। उन जोंग उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह कहता है कि न उसके पास अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार था और न ही चेनी के पास। तभी रॉबिन दादी के हाथ से बने लंच बॉक्स लेकर पहुंच जाता है। उन्हें देखकर चेनी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपनी दादी को बहुत याद करती है, लेकिन उनके किए हुए कामों को अभी भी माफ नहीं कर पाती। आखिर में वह फैसला करती है कि वह अपनी दादी के साथ मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और सबसे माफी मांगेगी। अगले दिन उन जोंग सभी को इकट्ठा करके उनकी असली ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जल्द ही उन्हें अपनी शक्तियों के ट्रिगर समझ आने लगते हैं। रॉबिन को पता चलता है कि जब कोई उसे बुरी बातें कहता है तभी उसकी ताकत जागती है। वहीं ग्योंग-हुन जब भी झूठ बोलता है उसका शरीर आसपास की चीजों से चिपक जाता है। लेकिन चेनी अब भी अपनी शक्ति का असली ट्रिगर नहीं समझ पाती। परेशान होकर वह एक कप कॉफी पी लेती है। कॉफी में मौजूद कैफीन उसकी धड़कनें तेज कर देता है और तभी अचानक उसकी टेलीपोर्ट करने वाली शक्ति सक्रिय हो जाती है। कुछ ही पलों में वह अलग अलग देशों में पहुंचने लगती है। एक बार तो वह उन जोंग को भी अपने साथ समुद्र किनारे ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है उसकी धड़कन और तेज हो जाती है। नतीजा यह होता है कि वह फिर से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। आखिरकार बेचारा उन जोंग वहीं फंस जाता है और उसे घर वापस लौटने के लिए बस पकड़नी पड़ती है। चेनी पहले से ही ढेर सारा खाना बनाकर बैठी होती है। वह उन जोंग का जन्मदिन थोड़ा पहले ही मनाना चाहती है, लेकिन उन जोंग ठंडे अंदाज में उसे समझाता है कि लोगों की छोटी मोटी अच्छाइयों से इतना जल्दी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद वह अचानक उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी पता चलता है कि उसने चुपचाप डॉक्टर हा के साथ सौदा कर लिया है। डॉक्टर हा ने वादा किया है कि अगर उन जोंग उसे हार्ट ऑफ इटर्निटी ढूंढने में मदद करेगा तो वह उसके साइड इफेक्ट्स ठीक कर देगा और उसकी माँ के बारे में भी बताएगा। इसी दौरान ग्योंग-हुन पूरी किडनैपिंग अपनी आंखों से देख लेता है। वह घबरा कर घर भागता है और अपनी पत्नी व बेटी से कहता है कि तुरंत सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। वह समझाने की पूरी कोशिश करता है कि मामला बहुत खतरनाक है, लेकिन उसकी आदत हमेशा झूठ बोलने की रही है, इसलिए कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। घबराहट में वह अचानक चिल्लाकर कह देता है कि उसे तलाक चाहिए। अगले ही पल उसका हाथ दरवाजे से चिपक जाता है। उधर चीनी को लैब में ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर हा उसे दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन देने का आदेश देता है वह अचानक होश में आ जाती है। चारों तरफ नजर दौड़ाते ही उसे समझ आता है कि यही वह लैब है जहाँ कभी प्रोडिजी प्रोजेक्ट के खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे। तभी उसे अपनी जेब में कॉफी जेली मिलती है। वह तुरंत उसे खा लेती है और अगले ही पल टेलीपोर्ट होकर सीधे उन जोंग के सामने पहुंच जाती है। वह गुस्से में उससे पूछती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। उन जोंग ठंडे चेहरे से कहता है कि वह शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चेनी समझ जाती है कि कॉफी जेली उसी ने चुपके से उसकी जेब में रखी थी। इसका मतलब वह पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं था। फिर भी चेनी इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दुखी होकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, वह गलती से
फिर टेलीपोर्ट होकर उसी लैब में पहुंच जाती है और दोबारा बेहोश कर दी जाती है। जब चेनी फिर से आंखें खोलती है तो उसके पूरे शरीर में ट्यूब लगी होती है। डॉक्टर हाँ साफ कहता है कि उसे मरना होगा ताकि बाकी बीमार बच्चे बच सकें। उसके मुताबिक इतनी कीमती शक्ति वाली इस दिल की वह हकदार नहीं है। यह सुनकर चेनी अंदर से टूट जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद अगर वह मर जाए तो दुनिया सच में बेहतर हो जाएगी। उसी समय जुरान अपनी शक्ति से उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगती है और उसे खुद को खत्म करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मरने से पहले चेनी सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या उन जोंग भी उन लोगों में शामिल है जिन्हें उसकी मौत से फायदा होगा? डॉक्टर हाँ जवाब देता है कि उसकी वजह से उन जोंग आखिरकार अपनी माँ से मिल पाएगा। यह सुनकर चेनी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह जानती है कि उन जोंग अपनी माँ को कितना याद करता है, इसलिए वह उससे नफरत भी नहीं कर पाती। कुछ समय बाद डॉक्टर चेनी के खून से इलाज तैयार करने में सफल हो जाता है। वह उस दवा को मरने वाली एक सफेद चूहिया में इंजेक्ट करता है और कुछ ही देर में वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ उन जोंग अपनी नौकरी छोड़ देता है और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। तभी रॉबिन उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है और पूछता है कि चेनी कहाँ है। उन जोंग उसे रोकने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन रॉबिन फिर भी एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। उसके लिए चेनी सिर्फ दोस्त नहीं, उसकी सबसे खास इंसान है। उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब सब उसे परेशान करते थे और सिर्फ चेनी ही उसके साथ खड़ी रहती थी। इसी तनाव के बीच ग्रैंडमा का फोन आता है। वह उन जोंग को मिलने के लिए बुलाती है। बाद में जब वह चेनी के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा सपना कितना छोटा और मासूम था। वह सिर्फ 30 साल की उम्र तक जीना चाहती थी। यह जानकर उन जोंग के अंदर अपराध बोध और बढ़ जाता है। ग्रैंडमा उसके लिए ढेर सारा खाना तैयार करती है और बचपन में जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए माफी मांगती है, लेकिन उन जोंग कहता है कि माफी से अतीत नहीं बदल सकता। इसके बावजूद ग्रैंडमा उससे हाथ जोड़कर चेनी का पता बताने की गुजारिश करती है। तब उन जोंग धीरे से कहता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जाने से पहले वह सच बता देता है कि उसने डॉक्टर हा का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे लगा था कि शायद इससे वह अपनी माँ को ढूंढ पाएगा और उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ग्रैंडमा उसे दोष नहीं देती, वह बस उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी पल उन जोंग को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है और वह चेनी को बचाने का फैसला कर लेता है। रॉबिन और ग्योंग हून बिना सोचे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उन जोंग ग्रैंडमा से संपर्क करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। फिर वह चर्च का नक्शा हासिल करके वहां से निकलने के रास्तों का ध्यान से अध्ययन करता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद डिटेक्टिव जुन्मो सैकड़ों लोगों को लेकर चर्च के बाहर पहुंच जाता है। वहां बड़ा हंगामा मच जाता है। जब पाल हो और बाकी लोग इस अफरा तफरी में उलझ जाते हैं तब जुन्मो टीम को एक गुप्त रास्ते से अंदर ले जाता है। रास्ते में जुन्मो एक बड़ा राज खोलता है। वह भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिन पर कभी एक्सपेरिमेंट होने वाले थे, लेकिन सालों पहले लगी आग की वजह से वह टेस्ट सब्जेक्ट बनने से बच गया था। वह उन जोंग का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से वह एक सामान्य जिंदगी जी पाया। थोड़ी देर बाद उन जोंग और उसकी टीम चुपचाप लैब में घुस जाती है और कई गार्ड्स को जल्दी जल्दी काबू कर लेती है, लेकिन उनमें से एक आदमी चोरी छिपे हान को खबर दे देता है कि घुसपैठिए अंदर आ चुके हैं। उधर चेनी देखती है कि उसके पास वाले बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वह चेयरमैन है। डॉक्टर हाँ उसे बताता है कि जल्द ही उसका दिल निकालकर चेयरमैन नाम के शरीर में लगाया जाएगा। तभी असली सच सामने आता है। पूरे प्रोजेक्ट का मकसद चेयरमैन नाम को हमेशा के लिए जिंदा रखना था। यह सुनकर चेनी सन्न रह जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है उन जोंग और उसकी टीम लैब में घुस आती है और समय रहते चेनी को बचा लेती है। दुश्मनों को हराने के बाद उन जोंग सीधे चेनी के पास आता है और उसे किस कर देता है। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगता है कि वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर सीधे उन जोंग के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। किसकी बात समझ भी नहीं पाती कि जल्दी से कपड़े बदलकर वापस अपने दोस्तों की मदद करने निकल पड़ती है। इसी बीच पाल हो और हुआन भी मैदान में पहुंच जाते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हुआन अपनी शक्ति से तुरंत उन जोंग को एक खतरनाक भ्रम में फंसा देती है। वहीं दूसरी तरफ पाल हो बाकी तीनों पर हमला करने ही वाला होता है कि रॉबिन एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पाल हो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह लगातार रॉबिन का मजाक उड़ाता रहा और उसे बेकार कहता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि यही बातें रॉबिन की ताकत को जगा देती हैं। गुस्से से भरा रॉबिन एक ही जोरदार मुक्का मारता है और पाल हो दूर जाकर गिर पड़ता है। उधर उन जंग का दिमाग फिर से उस दर्दनाक दिन में पहुंच जाता है जब चाइल्ड ऑफ इटर्निटी की मौत हुई थी। हान बार बार उसे दोष देती रहती है। वह कहती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं और उन जंग मानसिक रूप से टूटने लगता है। इसी दौरान ग्योंग हून बार बार झूठ बोलता रहता है ताकि उसकी शक्ति एक्टिव हो जाए और उसका शरीर जमीन से मजबूती से चिपका रहे। तभी चेनी आखिरकार दोबारा लैब में पहुंच जाती है। वह धीरे धीरे उनजंग के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उनजंग को होश आता है। आंखों में आंसू लिए वह स्वीकार करता है कि उस समय वह सच में उस लड़के को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। चेनी उसे संभालती है और धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है।
है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। चेनी तुरंत कॉफी जेली खाती है और अपनी टेलीपोर्ट शक्ति से सभी को सुरक्षित जगह पहुंचा देती है, मगर जल्दबाजी में वह ग्योंग हुन को पीछे ही छोड़ देती है। उससे भी बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे लोग सीधे चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। चेनी रॉबिन से कहती है कि वह उनजंग का ध्यान रखे, जबकि वह खुद ग्योंग हुन को लेने वापस जाएगी। तभी चर्च के कई अनुयायी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ चेनी गलती से एक हॉस्पिटल के कमरे में टेलीपोर्ट हो जाती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके सामने एक डरावना सच आता है। डॉक्टर हाँ एक नीले रंग के तरल से भरी ट्यूब निकालता है और बताता है कि यह चेनी के खून से बना सीरम है, जो शरीर की कोशिकाओं को दोबारा ठीक कर सकता है। चेयरमैन नाम अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो तो सभी को तुरंत मार दिया जाए। जैसे ही सीरम उसके शरीर में डाला जाता है, चौंकाने वाला बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में वह लगभग 50 साल जवान दिखाई देने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उसकी हार्ट रेट तेजी से बढ़ जाती है और वह वहीं मर जाता है। ये देखकर जुरान तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और वहां मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स की यादें मिटा देती हैं। वहीं डॉक्टर हा बेहद उत्साहित हो जाता है। उसके मुताबिक यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। अब उन्हें सिर्फ और ज्यादा सीरम की जरूरत है। ये सब देखकर चेनी डर जाती है और गलती से पास रखी ट्रॉली गिरा देती है। वह तुरंत कॉफी जेली खाती है, लेकिन फिर से चर्च में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस बार वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। चेनी फैसला करती है कि अब सच छिपाना गलत होगा। वह जोर से सबको बताती है कि वे लोग एक खतरनाक पंथ के जाल में फंसे हुए हैं और दुनिया खत्म होने वाली कहानी सिर्फ झूठ है। ये सुनते ही जुरान आग बबूला हो जाती है। वह अपनी शक्ति से सभी अनुयायियों को कंट्रोल कर लेती है और आदेश देती है कि घुसपैठियों को तुरंत पकड़ लिया जाए। पादरी के इशारे पर पूरी भीड़ जॉम्बी की तरह चेनी की तरफ दौड़ पड़ती है। डर के मारे चेनी अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को एक सुरक्षित जगह पर पाती है। दरअसल उनजंग होश में आ चुका होता है। वह अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल करके सबको रोक देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी पाल हो फिर सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। उनजंग चेनी से कहता है कि वह रॉबिन को लेकर पहले निकल जाए और बाद में वापस आए। उनके जाते ही उनजंग और पाल हो के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। लड़ाई के बीच पाल हो पूछता है कि वह आखिर इतना सब क्यों कर रहा है। अगर सिर्फ उस लड़की की कुर्बानी दे दी जाए तो बाकी सभी लोग बच सकते हैं। लेकिन उनजंग साफ कह देता है कि किसी दूसरे की जान लेकर अपनी जिंदगी बचाना शर्म की बात है। इसके बाद दोनों एक साथ अपने सबसे खतरनाक वार छोड़ते हैं। उधर ग्योंग हुन लैब की छत पर छिपा हुआ होता है। वहां वह देखता है कि कर्मचारी खराब वेरिएंट्स को ठिकाने लगा रहे हैं। इसी दौरान वह जुरान और हान की बातचीत भी सुन लेता है। दोनों पूरे शहर में एक केमिकल फैलाने की योजना बना रहे होते हैं। यह सुनकर ग्योंग हुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका परिवार भी राक्षसों में बदल सकता है। बचने के लिए वह खुद को अनुयायियों जैसा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक अपनी पहचान नहीं छिपा पाता। ऐसे समय पर चेनी हाथ में चेन सॉ लेकर वहां पहुंच जाती है। वह पास खड़े बड़े क्रिसमस ट्री को काट देती है, जिससे अनुयायी कमरे के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद दोनों उनजंग को ढूंढने हॉल की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल चुका है। ग्योंग हुन जल्दी से चेनी को बताता है कि उसने पंथ के लोगों की योजना सुन ली है। वे पूरे शहर में केमिकल फैलाने वाले हैं, मतलब असली तबाही अब शुरू होने वाली है। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि और अनुयायी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चेनी ग्योंग हुन की लगातार शिकायतों से परेशान हो जाती है। वह उसे सीधा उसके घर टेलीपोर्ट कर देती है और खुद अकेले लड़ाई में वापस लौट जाती है। लेकिन तभी उसका चेनसो काम करना बंद कर देता है। इसी अफरा तफरी में एक कार दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। ये चेनी की दादी होती है, जो समय रहते मदद लेकर पहुंच गई है। वह लगातार हॉर्न बजाती है और उसकी तेज आवाज से अनुयायियों का दिमागी कंट्रोल टूटने लगता है। चेनी भागकर अपनी दादी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ पाल हो अपनी चोटों की वजह से मौत के करीब पहुंच चुका होता है। पछतावे से भरा वह स्वीकार करता है कि आखिर में उसने अपने पिता को निराश ही किया। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। पाल हो की मौत देखकर जुरान पूरी तरह पागल हो जाती है और बदला लेने की कसम खाती है। उधर बुरी तरह घायल उनजंग डॉक्टर हाँ के सामने खड़ा होकर पूछता है कि आखिर उन बच्चों को ही प्रयोग के लिए क्यों चुना गया था। डॉक्टर हाँ बेहद ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि इसके पीछे कोई खास कारण नहीं था। यह सब सिर्फ इंसानों की लंबी उम्र पाने की लालच का नतीजा था। वह बताता है कि उसने उस समय कुल 72 बच्चों को चुना था और उनजंग उनमें से सिर्फ एक था। प्रयोग खत्म होने तक केवल चौथाई बच्चे ही जिंदा बचे और उन्हें विशेष शक्तियां मिली, लेकिन उन सभी में सिर्फ एक बच्चे के पास इटर्निटी का दिल था। इसी वजह से अब डॉक्टर हा पूरे शहर में केमिकल फैलाने का फैसला करता है। उसका मानना है कि शायद इस तरह और इटर्निटी हार्ट पैदा किए जा सकें। यह सुनकर उनजंग गुस्से से भर जाता है। वह कहता है कि सिर्फ एक अनिश्चित संभावना के लिए हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगाना पागलपन है। लेकिन डॉक्टर हाँ बिना किसी पछतावे के जवाब देता है कि इतिहास में हर बड़ी सफलता किसी न किसी कुर्बानी पर ही खड़ी हुई है। उनजंग अब और कुछ सुनना नहीं चाहता
चाहता। वह फैसला कर चुका था कि इस पूरी तबाही को यहीं खत्म करेगा। तभी अचानक दर्जनों बंदूकें उसकी तरफ घूम जाती हैं और एक साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। उनजंग हवा में उड़ती हुई सभी गोलियों को अपनी शक्ति से रोक देता है और उन्हें पलटकर दुश्मनों की तरफ भेज देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका साफ हो जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर हा भी उसकी मार से बच नहीं पाता। अपने पिता को गिरता देखकर जुरान घबरा जाती है। वह दौड़कर उसके पास पहुंचती है और जल्दी से सीरम इंजेक्ट करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। निराश होकर वह तुरंत हान को फोन करती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब असली प्लान पूरा किया जाना चाहिए। उधर धमाके की आवाज सुनकर चेनी बेचैन हो जाती है। वह तुरंत लैब में टेलीपोर्ट करती है ताकि उनजंग को ढूंढ सके। वहां पहुंचकर उसे चारों तरफ घायल स्नाइपर पड़े दिखाई देते हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक वह जितने लोगों की जान बचा सकती है बचाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक अनुयायी उसे बताता है कि सुबह सुबह 2 बड़े कंटेनर ट्रक शहर की तरफ भेजे गए थे। यह सुनते ही चेनी को ग्योंग हुन की बात याद आती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच दादी फैसला करती हैं कि वह पहले मेयर से मिलेंगी, लेकिन तभी जुरान हॉल में पहुंच जाती है और अपनी शक्ति से जुनमो को कंट्रोल करके दादी पर बंदूक तान देती है। चेनी सही समय पर पहुंचती है और दादी को वहां से टेलीपोर्ट करके सुरक्षित जगह ले जाती है। फिर वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ती है। अचानक ग्योंग हुन को याद आता है कि आज रात न्यू ईयर का बड़ा फायरवर्क शो होने वाला है। उसे शक होता है कि वही खतरनाक केमिकल आतिशबाजी के अंदर छिपाया गया होगा। चारों तुरंत अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। चेनी और रॉबिन फायरवर्क्स को ढूंढने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात अचानक उनजंग से हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि उनजंग का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह बिना कुछ सोचे समझे लगातार उन पर हमला करने लगता है। असल में पास ही कहीं जुरान छिपी हुई थी और अपनी शक्ति से उनजंग को कंट्रोल कर रही थी। स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि चेनी की जान पर बन आती है। तभी वह अपनी टेलीपोर्ट करने वाली ताकत का इस्तेमाल करती है और खुद के साथ उनजंग को भी एक गुफा में पहुंचा देती है। वहां पहुंचते ही उनजंग धीरे धीरे जुरान के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और उसे होश आ जाता है। लेकिन जब दोनों वापस शहर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे शहर में तबाही मच चुकी थी। जुरान अपनी शक्ति से शहर के लोगों को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें लगातार चारों दोस्तों के पीछे भेज रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये लोग न दर्द महसूस कर रहे थे और न ही थक रहे थे। वे बस लहरों की तरह बार बार हमला करते जा रहे थे। इधर ग्योंग हुन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कई लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर फंसा देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। हालात को देखकर ग्योंग हुन फैसला करता है कि सबसे जरूरी काम आतिशबाजी वाले प्लान को रोकना है, इसलिए चारों अलग अलग दिशा में जाने का फैसला करते हैं। चेनी और रॉबिन आतिशबाजी ढूंढने निकल जाते हैं। ग्योंग हुन जुरान की तलाश में निकलता है, जबकि उनजंग शहर वालों को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है। कुछ देर बाद ग्योंग हुन एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जुरान को ढूंढ लेता है। जुरान उसकी सोच पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार उसकी कोशिश तोड़ देता है। तभी पीछे से हान हमला कर देती है और ग्योंग हुन बिल्डिंग से नीचे जा गिरता है। उधर जुरान अपनी शक्ति जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी होती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह हान से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शहर को बर्बाद कर देना। इतना कहने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके गिरते ही जिन लोगों को उसने कंट्रोल किया था वे भी सामान्य होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चेनी वापस उनजंग के पास पहुंचती है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के वह अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देती है। फिर कहती है कि यह उसकी आखिरी विदाई है और उसे हल्के से किस करती है। जैसे ही जुरान को होश आता है वह यह सब देख लेती है। गुस्से में पागल होकर वह एक राह चलते आदमी को कंट्रोल करती है और उसे चेनी को मारने का आदेश देती है। सबको लगता है कि अब चेनी खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल दूसरी चेनी सामने आ जाती है। तब जाकर सबको समझ आता है कि जो लड़की मरी है वह असली चेनी नहीं बल्कि हान थी। जुरान अपनी ही बहन की मौत की जिम्मेदार बन चुकी थी। यह सच जानकर वह पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच आसमान में एक विशाल एयरशिप दिखाई देती है। उसके अंदर घातक केमिकल भी हैं और एक टाइम बम भी लगा हुआ है। उनजंग गंभीर रूप से घायल है, इसलिए वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एयरशिप को रोक नहीं सकता। तभी चेनी एक खतरनाक आइडिया देती है। वह कहती है कि रॉबिन उसे और ग्योंग हुन को एयरशिप तक उछाल दे। वह खुद एयरशिप से चिपक जाएगी, जबकि ग्योंग हुन नीचे वापस गिर जाएगा। इसके बाद वह पूरी एयरशिप को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सभी लोग इस प्लान का विरोध करते हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो शायद उसका सिर्फ दिल ही बच पाए, लेकिन चेनी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। रॉबिन पूरी ताकत लगाकर दोनों को आसमान की तरफ फेंक देता है। चेनी संघर्ष करते हुए एयरशिप के ऊपर पहुंच जाती है, जबकि ग्योंग हुन सुरक्षित नीचे लौट आता है। धीरे धीरे काउंटडाउन खत्म होने लगता है। चेनी आंखें बंद कर लेती है। सबको लगता है कि अब बड़ा धमाका होगा, लेकिन अगले ही पल आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर जाता है। कोई विस्फोट नहीं होता, मगर एक प्रॉब्लम
गुमनाम रह जाती है। चेनी वापस नहीं आती। उसके बाद सभी के मन में बुरा एहसास घर कर जाता है। उनजंग हर दिन उसी जगह जाकर उसका इंतजार करता है। दादी भी उम्मीद नहीं छोड़ती, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें चेनी की याद में एक कब्र बनानी पड़ती है। फिर एक दिन उसकी याद में अंतिम समारोह रखा जाता है। वहाँ एक बेघर लड़की बहुत तेजी से खाना खा रही होती है। जब लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं, खुद चेनी होती है। चेनी बताती है कि वह गलती से धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो गई थी। दूरी इतनी ज्यादा थी कि वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसके पास न पासपोर्ट था न पैसे, इसलिए यहाँ वापस पहुंचने में उसे बेहद मुश्किल सफर तय करना पड़ा। जैसे ही उनजंग को पता चलता है कि चेनी जिंदा है, वह सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पास पहुंचकर रुक जाता है और कहता है कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि उसने पूरे 3 हफ्तों से नहाया तक नहीं है। चेनी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। वह तुरंत उसे कसकर गले लगा लेती है। इस बार उनजंग भी मुस्कुरा देता है। सबको लगता है कि अब आखिरकार उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी पल में पता चलता है कि डॉक्टर हा किसी चमत्कार की तरह फिर से जिंदा हो चुका है। और यहीं पर यह सीरीज बड़े सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगर बात करें द वंडरफुल्स 2026 में आई इस सीरीज की, तो यह सीरीज सुपर पावर, कॉमेडी, इमोशन और मिस्ट्री का एक शानदार मिश्रण पेश करती है। शुरुआत में कहानी हल्की फुल्की और मजेदार लगती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, इसकी दुनिया और किरदार काफी गहरे होते जाते हैं। चेनी, उनजंग, रॉबिन और ग्योंग हुन जैसे किरदार अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी और मजेदार केमिस्ट्री की वजह से कहानी को लगातार दिलचस्प बनाए रखते हैं। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी यूनिक स्टोरी है। यहाँ सुपर पावर सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हर शक्ति के पीछे एक कीमत, एक दर्द और एक संघर्ष जुड़ा हुआ है। इमोशनल सीन भी काफी अच्छे हैं और कई जगह कहानी दिल को छू जाती है। वहीं एक्शन सीक्वेंस और ट्विस्ट भी दर्शकों को बांधे रखते हैं। हालांकि बीच के कुछ हिस्सों में कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है और कई नए किरदार एक साथ आने की वजह से कुछ दर्शकों को कंफ्यूजन महसूस हो सकती है। फिर भी सीरीज अपनी रफ्तार बनाए रखती है और अंत तक दर्शकों की दिलचस्पी खत्म नहीं होने देती। कुल मिलाकर अगर आपको सुपर हीरो, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल ड्रामा का मिश्रण पसंद है, तो द वंडरफुल सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज साबित हो सकती है। हमारी तरफ से इस सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही नई और कमाल की मूवीज, वेब सीरीज और कोरियन ड्रामास की आसान और मजेदार एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली शानदार एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।